नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर नंबर 4। देखिए, अपने चैप्टर का नाम है व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में बिजनेस फॉर्म समझे थे, बिजनेस के टाइप समझे थे, जहां आपका पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज से रिलेटेड हम सारी चीज़ें देख चुके थे। हमारे पास में प्राइवेट का जो बिजनेस एंटरप्राइजेज भी थे, जहां एक व्यक्ति पर्सनली उसका मैनेज करता है, अकेला पैसा लगाता है, और हमने उसके साथ प्राइवेट के साथ पब्लिक भी देखे थे, जहां सरकार भी पैसा लगाती है। अब कुछ व्यवसाय से संबंधित सेवाएं भी हैं, कुछ ऐसे काम भी हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड होती है, जिन सर्विसेज को हम लेकर बिज़नेस में काफ़ी कुछ हद तक उनका इम्पोर्टेंस होता है। तो उन्हीं सेवाओं को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लीजिएगा, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेवाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेवाएं होती क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्विसेज। तो सेवाएं एक अमूर्त क्रियाएं हैं जिन्हें अलग से पहचाना जा सकता है। ये कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि वे किसी उत्पाद या अन्य सेवा के विक्रय से जुड़ी हो। उदाहरण के लिए वित्तीय सेवाएं, वितरण सेवाएं। देखिए, इसको थोड़ा सा हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि सेवाएं अमूर्त क्रिया है, ऐसे काम जिनको हम देख नहीं सकते, ऐसे कार्य जिनको हम आभास कर सकते हैं, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ज़रूर करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी उत्पाद के विक्रय से जुड़ी हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहने की कोशिश करते हैं कि हम कोई वस्तु बेचना चाहते हैं, तो बेचने से रिलेटेड कोई ऐसा काम हो या ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आपकी फाइनेंशियली सर्विसेज हैं, आपने किसी से लोन लिया है, आप किसी को पैसा दे रहे हो, या आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वस्तुएं बेचने से रिलेटेड ही हो। ओवरऑल हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि एक इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ है जिसको ओनली फील किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में आता है वस्तुएं। देखिए, वस्तु क्या चीज़ होती है। तो वस्तु सेवाओं को छोड़कर उन सभी प्रकार के पदार्थों एवं वस्तुओं से जिनमें व्यापार एवं वाणिज्य होता है। कहने का मतलब, हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मार्केट में ओपनली बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम आँख खोलते हैं और हमारे सामने जितनी कुछ चीज़ें दिखती है, वो सारी वस्तुएं हैं जिनको आप टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वो सारी वस्तुएं हैं। तो वस्तुएं जिनको हम देख भी सकते हैं, मार्केट में बेचा भी जा सकता है, जिसको हम एक दूसरे पर को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं हैं। हमें इस टॉपिक में सेवाओं को समझना है। आगे बढ़ते हैं हम सेवाओं से रिलेटेड बात करते हैं। हम सेवाओं के प्रकार के लिए प्रकृति की बात करते हैं। सेवा मतलब सर्विसेज की नेचर कैसा रहता है। तो पहला पॉइंट अमूर्तता, इंटेंजिबिलिटी होती है। हम सेवाओं को देखा नहीं जा सकता, छुआ जा नहीं सकता, ये अमूर्त होती है। कहने का मतलब, हम उसको देख नहीं सकते, इन्हें ओनली फील किया जा सकता है, हम उसको आभास कर सकते हैं। इन्हें बिना गुणवत्ता जांचे ही क्रय किया जा सकता है। कहने का मतलब होता है कि इसकी क्वालिटी को बिना देखे हम उसको खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं जाना है, या आप मार्केट में खड़े या बस स्टॉप पे खड़े हो, बस आ रही है, डायरेक्ट ही आप बस को हाथ दे दिया, आपने उसके अंदर चलाने वाला वो ड्राइवर के बारे में नहीं जानते, उसके कंडक्टर के बारे में नहीं जानते, फिर भी आप उस बस में बैठकर जा रहे हो। कहने का मतलब है, बिना किसी जान पहचान, बिना किसी क्वालिटी की जांच, गुणवत्ता जांचे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा आपको इसमें एक एग्जांपल भी नज़र आ रहा है कि एक डॉक्टर के पास पर्सन अपना इलाज कराने के लिए जाता है। वो कोई सा भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो अच्छा है, बुरा है, उसको नॉलेज है, नहीं है, जब व्यक्ति बीमार है तो वो चाहता यही है कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। नेक्स्ट आता है असंगतता। देखिए, सेवा की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें एक रूपता का अभाव पाया जाता है। सेवाओं का कोई निश्चित मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता। इनका निष्पादन हर बार अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि ग्राहकों की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। देखो, कहने का मतलब होता है कि ग्राहक हमेशा एक जैसी उम्मीदें नहीं रखता है। ग्राहक की आवश्यकता, उसकी इच्छाएं हर समय अलग अलग होती है। तो हर समय एक ही वस्तु के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय में उस सेवा का उपभोग संभव नहीं हो पाता। मैं कहने का मतलब हमारा ये है कि मान लीजिए अभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आपके लिए उस वस्तु की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगी।
जब आपने खाना खा लिया उस बाद में उस वस्तु की उपयोगिता नहीं रहती है। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए आप कहीं खड़े हो, आपको जाना है, अर्जेंट है, तो आप कोई भी साधन पकड़ के भाग जाओगे, लेकिन जब आपको अर्जेंट नहीं है तो फिर आप उसी चीज़ की इंतज़ार करोगे जिसमें आपको जाना था। तो एक ही सेवा का अलग अलग रूप हो सकता है। अभिन्नता, देखिए सेवाओं का उत्पादन एवं उपभोग साथ साथ चलता है। सेवा जैसे ही उत्पादित होती है, कंजप्शन भी साथ में ही होगा। सेवाओं के उत्पादन और उपभोग को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे किसी वस्तु की बात करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई वस्तु, मान एक पेन बना लिया, तो बनाते ही उसका कंजप्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन सर्विस जैसे ही बनेगी कंजप्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ऑटो खड़ा है, जब तक वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, जैसे ही आप ऑटो में बैठ गए, चलना स्टार्ट कर दिया, आपका सर्विस का प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंजप्शन भी साथ में ही होता है। नेक्स्ट आपको इसी के साथ में लिखते हैं कि सेवा प्रदानकर्ता के स्थान पर तो तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सेवा का उपभोग करने के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होती है। देखिए, सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको कंजप्शन करने के लिए पर्सनली पर्सन होगा, तभी ये संभव हो पाता है। कहने का मतलब है कि जो कंजप्शन, सर्विस कंजप्शन करने के लिए आपके पास पर्सन का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, रहतिया संभव नहीं है। देखिए, सर्विस के लिए कोई स्टॉक नहीं रखा जा सकता। हम जैसे वस्तुएं बना कर एक स्टॉक रख सकते हैं, वैसे क्या वैसे आपके सर्विस की स्टॉक नहीं रखा जा सकता कि आज हमने सर्विस क्रिएट कर ली और उसको अपने पास रख लिया, जब भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तब उसको तैयार यूज़ कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं होता है। आपको सर्विस उसी समय बनानी है, उसी समय कंजप्शन करनी है। नेक्स्ट आता है संबंधता। ग्राहकों सेवाओं से सीधे जुड़े होते हैं, इसमें अपने आवश्यकता अनुसार सुधार करा जा सकता है, सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को अपना सहयोग दे सकते हैं। देखिए, ये कस्टमर से डायरेक्टली जुड़ाव रहता है, इसमें आपको इंटरमीडिएट की आवश्यकता नहीं होती है। जिस व्यक्ति को जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार वो सर्विस प्राप्त कर सकता है। ये सेवाओं की प्रकृति थी। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आता है अपने को सेवा के प्रकार। देखिए, हमारे पास 3 प्रकार की सेवाएं हैं। सबसे पहले व्यावसायिक सेवा, सामाजिक सेवा और व्यक्तिगत सेवा। बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस। पहली आती है व्यावसायिक सेवाएं। ऐसी सेवाएं जिन्हें व्यावसायिक उद्यम अपने कार्य संचालन हेतु प्रयोग में करते हैं, व्यावसायिक सेवाएं कहलाते हैं। देखिए, जो बिजनेस है अपने पास में, वो अपना काम संचालित करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो सेवाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें व्यावसायिक सेवा कहते हैं। जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, संप्रेषण, इन सभी पॉइंटों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बैंकिंग, देखिए बैंक आपके सर्विस प्रोवाइड कराती है एक बिज़नेस के लिए, क्योंकि जितना भी काम बैंक का होता है वो ज़्यादातर इन बिज़नेसों पर डिपेंड होता है, क्योंकि एटलीस्ट बैंक का काम जमाएं स्वीकार करना और ऋण देने का होता है। तो जमाएं आखिरकार बैंक के पास में आती कहाँ से? एक व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कराता है, ज़्यादातर पैसा एक बिजनेसमैन कराता है, एक व्यापार का पैसा ज़्यादा जमा होता है, हर एक ट्रांजैक्शन वो बैंक से करता है। तो कहीं ना कहीं बैंक आपके बिजनेस की एक अल्टरनेटिव सर्विस मानी जाती है। इंश्योरेंस, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। देखो, बीमा एक बहुत बड़ी मात्रा में आज डेवलप हो चुका है इंश्योरेंस, क्योंकि हर काम में रिस्क है। आज ऐसा कोई काम नहीं जो बिना रिस्क के हो रहा है। तो आज इंश्योरेंस कंपनी अपनी रिस्क कवर कर रही है। आपको किसी प्रकार की हानि ना हो उसके लिए बीमा करवाया जाता है, और हानि हो भी जाती है तो उसका जो क्षतिपूर्ति है वो सारा इंश्योरेंस कंपनी करती है। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए बिना ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस संभव ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हमारा बिजनेस लगा है, वहीं सारे कस्टमर हो या हमको वहीं सारा गुड्स अवेलेबल हो। हमें अपना माल बाहर से मंगवाना पड़ सकता है, हमें अपना माल बाहर भेजना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। भंडारण, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, देखिए आपने कोई चीज़ें बनाई हैं तो उसको बनाने के बाद स्टोर करना होगा, क्योंकि कस्टमर आज उसको किस वस्तु की आवश्यकता है ये हम पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कितनी मात्रा में आवश्यकता पड़ सकती है पहले से अंदाज़ा नहीं होता है, इसलिए आपको वेयर हाउसिंग करना होता है। नेक्स्ट, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। देखो, बिना कम्युनिकेशन बिजनेस संभव ही नहीं है। आपको अपने लोगों के साथ में बात करनी पड़ेगी, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो ये सारे बिजनेस सर्विसेज के अंदर आती है। बात करते हैं हम सामाजिक सेवाएं। वे सेवाएं जो सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से प्रदान की जाती है। देखो, जो सामाजिक उद्देश्य, समाज में हम लोग, हर कोई व्यक्ति समाज में रहता है और उसके समाज के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। जब एक व्यक्ति अपने समाज के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से कोई सेवाएं प्रदान कर लेता है, जैसे आपने मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था करना, जैसे आपने साफ़ सफाई की व्यवस्था करवा ली है,
कोई डस्टबिन लगवा लिए हैं, इस प्रकार की जो आप सुविधा प्रदान करते हो तो वो एक सामाजिक सेवाओं के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत सेवाएं, पर्सनल सर्विस। ऐसी सेवाएं जो ग्राहकों को पसंद एवं आवश्यकता पर निर्भर करती है, जिनका अनुभव विभिन्न ग्राहकों द्वारा अलग अलग तरीके से किया जाता है, व्यक्तिगत सेवाएं कहलाती है। हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए कस्टमर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करते हैं। जैसे आपके पर्यटन है, देखिए हर व्यक्ति घूमना पसंद करता है, पर्यटन में भी पर्यटन अपने आप में एक बड़ा इंडस्ट्री है, एक उद्योग है पर्यटन विभाग। जलपान गृह है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट है इसका भी। मार्केट में जितनी वस्तुएं आपको नज़र आती हैं, जितनी दुकानें नज़र आती हैं, उसका कई परसेंट हम इस प्रकार की दुकानें देखते हैं जहां खाने पाने की वस्तुएं मिलती है। वो रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो कॉफ़ी कैफ़े कह दो आप या पानी पूरी का स्टॉल कह दो, कहीं पर भी चीज़ें हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। आप मार्केट में आपने भी देखा होगा, व्यक्ति सामान्य एक ड्रेस खरीदने गया है, लेकिन जब मार्केट जाएगा तो ज़रूर वो आइसक्रीम खा के आएगा, वो ज़रूर पानी पूरी खा के आएगा। तो एटलीस्ट मार्केट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जो एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराती है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करती है। जैसे आपको एक पॉइंट और लिखा, मनोरंजन सेवा। जैसे मनोरंजन के लिए आपने देखा होगा तो थिएटर है, सिनेमा हॉल है, कुछ गेम्स होते हैं, आपने जैसे वीडियो गेम्स वगैरह कुछ बच्चों को एंटरटेन करने के लिए चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए होती है, इन्हें हम बोलते हैं पर्सनल सर्विसेज। तो ये थे टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। चलिए, एक अच्छा पॉइंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हम उसको देखते हैं तो काफ़ी हद तक ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और अच्छा पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड कमोडिटीज़। पहला पॉइंट आता है आपका प्रकृति, नेचर के बेस पे यदि हम सर्विस और कमोडिटीज़ में यदि डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर्विस के अंतर्गत इसकी प्रकृति क्रिया अथवा प्रक्रिया पर होती है। मतलब सर्विस एक वर्क होता है, काम होता है, सेवाओं के अंदर एक काम किया जाता है। जैसे आपका फिल्म देखना, लाइव प्रसारण दिखाना, लाइव दिखा रहे हो आप, फिल्म दिखा रहे हो, तो ये एक प्रकार से एक सर्विस है, मतलब एक काम हो रहा है। और कमोडिटीज़ के अंदर कुछ भौतिक वस्तुएं होती है, फिजिकली आप उसको पकड़ सकते हो, देख सकते हो, जैसे फिल्म की कैसेट है। नेक्स्ट विविधता की बात में करते हैं तो इसमें अलग अलग ग्राहकों की मांग अलग अलग होती है। और वस्तुओं के अंदर हम बात करते हैं तो एक ही वस्तु की मांग अलग अलग ग्राहकों द्वारा की जाती है। जैसे हम बात करते हैं सेवाओं के अंदर, जैसे DTH सर्विसेज हैं, मोबाइल है, इस प्रकार की। लेकिन अब से वस्तुओं के अंदर इसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं तो टाटा स्काई हो गया, सेटअप बॉक्स हो गया। देखो दोनों में फ़र्क ये है कि वस्तुओं में अंदर आपने टाटा स्काई, एयरटेल, इस प्रकार की आपने पर्टिकुलर डिश लगा रखी है, या आप कहीं से सेटअप बॉक्स का केबल लगा रहे हो, ये तो आपका एक वस्तु हो गई। लेकिन आप उसको चाहे वो DTH टाटा स्काई लगा रहे हो या सेटअप बॉक्स लगा रहे हो, एटलीस्ट आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, उसके माध्यम से आपको चैनल देखने को मिल रहे हैं और आपको फिक्स पेमेंट आपको उसको करना होगा, जिसको हम सर्विस के अंदर काउंट करते हैं। अभिन्नता, अभिन्नता का मतलब होता है सेवाओं का उत्पादन और उपभोग दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन वस्तुओं में ऐसा नहीं है। आपका प्रोडक्शन अलग होगा, कंजप्शन अलग होगा। आप बनाते पहले हो, कंजप्शन बाद में होता है, लेकिन सर्विसेज दोनों साथ साथ चलती हैं। रहतियाँ, देखिए सर्विस का कोई स्टॉक नहीं रखा जा सकता है। आज आपने रिचार्ज किया है 1 महीने के लिए, तो आप 1 महीने तक की उसकी सर्विस लोगे, आफ्टर 1 मंथ आपकी सर्विस यूँ ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन कमोडिटीज़ है, आपने सेलफोन खरीद लिया है, आप 1 महीने नहीं 4 महीने भी उसको यूज़ करना, यदि नहीं यूज़ करोगे पड़ा रहेगा, वैल्यूलेस नहीं होता है। लेकिन सर्विस में जो टाइम पीरियड होता है और टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वैल्यूलेस हो जाएगा वो। नेक्स्ट संबंधता, सेवाएं क्रय करने के लिए ग्राहक की भागीदारी आवश्यक है। सुपुर्द और वस्तुओं में सुपुर्दगी के समय स्वयं भाग लेना आवश्यक नहीं है। देखिए कहने का मतलब ये होता है कि सर्विस को यूज़ करने के लिए कस्टमर वहाँ अवेलेबल होना ज़रूरी है। आप मार्केट गए, आपकी इच्छा है पानी पूरी खाना, तो आप वहाँ रहोगे तो ही पानी पूरी खा सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप घर बैठे हो और आपकी पानी पूरी आप वहाँ बैठ के खा लो, वो संभव नहीं है। लेकिन यदि कोई वस्तु की बात करते हैं, अपन कोई पर्टिकुलर वस्तु की बात करते हैं, आप घर पे भी हो, आपने ऑर्डर कर दिया है, सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। तो ये कुछ वस्तु एवं सेवाओं में अंतर है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। अब अपने पास कुछ सर्विसेज देखते हैं। जैसे सबसे पहला आता है बैंकिंग। हम इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बिजनेस सर्विसेज को समझेंगे। वैसे अपने पास 3 अलग अलग सर्विसेज हैं, बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल, बट इस चैप्टर के अंदर हमें बिजनेस सर्विस ही समझनी है। और बिजनेस सर्विस का फर्स्ट पॉइंट आता है बैंक। आप सब ने बैंक के बारे में जाना होगा, देखा होगा बैंक आखिर होती क्या है। तो हम सबसे पहले बैंक, देखो बैंक अलग और बैंकिंग अलग है। बैंक तो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन बैंकिंग जो बैंक के द्वारा किया गया कार्य उसी को हम बैंकिंग कहते हैं। एटलीस्ट बैंकिंग होती क्या है, तो हम बैंकिंग की कुछ डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करती है। थोड़ा सा आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि सर आप मीनिंग ही तो बैंकिंग का बता रहे हो और कहाँ आपने लिखा बैंकिंग का व्यवसाय करते हैं। तो देखो बैंकिंग बिजनेस एक अलग चीज़ होती है। बैंक एक ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग का काम करती है। एटलीस्ट हमको यहाँ पे बैंकिंग समझना होगा। बैंकिंग का मतलब होता है जनता से धन स्वीकार करना और ग्राहक के मांगने पर उसका भुगतान करना। आप लोग भी बैंक के बारे में जानते होंगे। बैंक के अंदर जनरली हम जाते हैं, पैसा जमा कराते हैं और ज़रूरत पड़ती है बैंक से पैसा निकाल देते हैं। मोस्टली 2 काम होते हैं जो उसके बेसिक वर्क है, जिसको बैंक करने के लिए एस्टेब्लिश होती है। सामान्य उसी काम को करने के लिए बैंक स्थापित होती है, जमाएं स्वीकार करना और वहाँ से पैसा निकालना। उसके अलावा बैंक के कुछ दूसरे काम भी होते हैं। बैंक उसमें आवश्यकता अनुसार उन कार्यों को पूरा भी करती है। जैसे बैंक ऋण देती है, बैंक आपको ऑनलाइन सर्विस देती है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हम ये समझते हैं कि बैंक का मुख्य कार्य जो बैंकिंग है, और बैंकिंग का मुख्य कार्य यही होता है जनता से धन स्वीकार करना और ग्राहक के मांगने पर उसको उसका राशि का भुगतान करना। तो एक सामान्य अर्थ था कि बैंकिंग वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करती है। नेक्स्ट हम बैंक के प्रकार जानते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे पास बैंक के 3 से 4 प्रकार हैं। पहला है वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक जिसको कहते हैं। एक कोऑपरेटिव बैंक आता है, एक विशिष्ट बैंक आता है और सेंट्रल बैंक है। हमारे पास टोटली बैंक के 4 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। देखिए क्या होता है वाणिज्यिक बैंक, तो भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत स्थापित होते हैं। ये जितने भी बैंक की स्थापना हुई है उसके लिए एक भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम बना हुआ है, एक एक्ट बना हुआ है 1949 के अंतर्गत, जो मुद्रा में व्यवसाय करते हैं। बात करते हैं मुद्रा, जो मनी, पैसा। बैंक का मुख्य कार्य पैसा ही होता है। ये जनता से कम ब्याज पर जमा स्वीकार करते हैं और अधिक ब्याज पर उधार देते हैं। जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो उनके द्वारा दिए गए ऋण की इंटरेस्ट रेट से काफ़ी कम होती है। मतलब हमारे द्वारा जमा किया गया पैसा बैंक के द्वारा दिए गए ऋण के अपेक्षा बहुत कम ब्याज मिलता है। और यही जो बीच का अंतर है, मान लीजिए आप 6% प्रति वर्ष की दर पर बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, तो बैंक वही पैसा आपको 8 से 12% इंटरेस्ट पे पेमेंट लोन देती है। तो जो बीच का अंतर है, जो 4 से 5% बैंक को मिला है, वही बैंक की इनकम होती है। वाणिज्यिक बैंक को अलग अलग 2 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक और निजी वाणिज्यिक बैंक। देखिए अपने भारत में जो कमर्शियल बैंक है वो 2 टाइप के हैं, एक तो पब्लिक कमर्शियल बैंक है, एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक है। आपके दिमाग में प्रश्न चला ये सर क्या नाटक है पब्लिक और प्राइवेट का। पब्लिक का मतलब जिसकी पूंजी का अधिकांश भाग सरकार के पास में होती है। जो बैंक स्थापित हुई है उसकी टोटल कैपिटल का 51% शेयर, हम 51% फाइनली नहीं है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मीन्स मैक्सिमम पार्ट हम ये कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट सरकार के पास में होता है। ये लाभ की अपेक्षा सामाजिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हैं। मतलब इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ये जो सोशल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो सामाजिक उद्देश्य हैं, सामाजिक लक्ष्य हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ये फोर्स करते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा उन पर काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास में SBI है, भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सारे के सारे आपके पब्लिक कमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट कमर्शियल बैंक, जिसका स्वामित्व प्रबंधन किसी निजी प्रवर्तकों के हाथ में होता है। मतलब ऐसे बैंक होते हैं जिन पर जो कंट्रोल होगा, उसका मैनेजमेंट होगा, वो किसी प्राइवेट पर्सन के पास में होता है। उन्हें हम निजी वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। जैसे आपका HDFC है, ICICI बैंक है, ये सब आपके प्राइवेट बैंक होते हैं। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बैंक के बाद कोऑपरेटिव बैंक।
देखिए, सहकारी बैंक की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होती है। ध्यान रखिएगा, कमर्शियल बैंक की स्थापना भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत हुई थी, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक है उनकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होती है। ये भारत की ग्रामीण जनता को कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य है, आप याद रख लीजिएगा कि सहकारी बैंक की स्थापना क्यों होती है, तो ग्रामीण जनता को कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराना। सहकारी बैंक सस्ती दर पर अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करती है। जो आप कमर्शियल बैंक की कंपेयर करते हैं तो आपके कोऑपरेटिव बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कम होता है। नेक्स्ट आता है आपका विशिष्ट बैंक। कुछ स्पेशल बैंक भी हैं। ये बैंक किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशली कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी को पूरा करने के लिए इन बैंकों की स्थापना होती है। जैसे औद्योगिक इकाई, बड़ी परियोजना, व्यापारिक बैंक, इस प्रकार के। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए आपके बैंक था IDBI, सिडबी का मतलब जो आपने समझते हैं शॉर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये जो किसी स्पेशली भूमि विकास बैंक है, ये स्पेशली ऐसे बैंक है जो किसी काम को पूरा करने के लिए जिनकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। पूरे देश में एक ही बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको सेंट्रल बैंक कहा गया है। ये केंद्रीय बैंक है जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं। सभी प्रकार के, चाहे वो कमर्शियल हो, कोऑपरेटिव हो, स्पेशल बैंक हो, उन सब पे कंट्रोल रिजर्व बैंक का होता है। तो ये थे आपके कमर्शियल बैंक के बाद कोऑपरेटिव, स्पेशल बैंक, इन सब पर जो कंट्रोल रहता है वो रिजर्व बैंक का रहता है। इन सब के रिलेटेड जो गाइडलाइन बनती है वो रिजर्व बैंक बनाती है। और भारत में अपना जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, 1935 को आपका रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और उसी स्थापना के बाद आज के पूरे देश में एकमात्र बैंक जो पूरे भारत पर बैंकों पर अपना कंट्रोल रखती है। तो ये कुछ बैंक के प्रकार थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। हम इससे आगे वाले टॉपिक हम अगली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप इन चीज़ों को समझिएगा, यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा।